हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईबीपीएस कलर के जो रिज़ल्ट हैं वो फाइनल अलॉटमेंट हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर का क्लर्क में आईबीपीएस क्लर्क में रिज़ल्ट हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर का पीओ में भी सिलेक्शन हुआ है। और अब आगे का जो प्रोसेस है वो क्या होगा उसके रिगार्डिंग कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ कि डॉक्यूमेंट आगे का जो आगे क्या क्या प्रोसेस होती है, कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट जो होता है उसमें क्या क्या होता है। अगर कोई पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स है तो उनके लिए बात करेंगे, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर करूँगा। और क्या क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अदर बैंक में जॉब कर रहे हैं या कोई दूसरा जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है। जिनका जो अभी क्लर्क में जॉब कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन पीओ में हो गया है, तो जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को रिक्वायर्ड होगा, सारी की सारी बात हम लोग करेंगे आज इस वीडियो में, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और बहुत सारे के जो डाउट्स हैं इसमें सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पूरे आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा, हर एक पॉइंट बताऊंगा, ऑल डिटेल्स। और फिर भी अगर आप लोगों के मन में अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। पहले आप मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें, आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आईबीपीएस पीओ हो चाहे क्लर्क हो, दोनों का रिजल्ट फाइनल अलॉटमेंट हो चुकी है। जब आईबीपीएस का काम क्या है, आईबीपीएस का काम है एग्ज़ाम लेना। ठीक है, आईबीपीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाती, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि आईबीपीएस क्लर्क का जब रिजल्ट आ गया तो उसके बाद क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट होने के बाद जो भी आपको बैंक अलॉट किए जाते हैं, और उसी बैंक के द्वारा आपको मेल भी किया जाता है। और उसके बाद बैंक ही मेल करता है, और सारा का जो आगे का प्रोसेस है वो आपके जो अलॉटेड बैंक है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी उसके लिए कम से कम आप लोगों को 1 मंथ का टाइम मिलेगा। और जनरली आईबीपीएस 1 मंथ का टाइम देता है। और आईबीपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हम लोग बात करें तो सबसे पहले एकेडमिक सर्टिफिकेट की बात करेंगे। एकेडमिक सर्टिफिकेट में क्या, सबसे पहली बात आती है कि एकेडमिक सर्टिफिकेट में क्या। एकेडमिक सर्टिफिकेट में आप लोगों को जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने दिया है, जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने जो फॉर्म फिल किए हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो चाहे वो मास्टर्स का हो, या जो भी आपने दिया है उसके जो है आपके सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट। सपोज कीजिए कि आपने बीएससी किया है, आपने बीएससी ऑनर्स किया है, तो आपको जो डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए वो उसके डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप हाल ही में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कॉलेज से प्रोविज़नल सर्टिफिकेट दिया गया होगा, वो आपकी वैलिड होगी प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, वो भी आपका काम चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन के काफ़ी साल हो चुके हैं, 3 साल 4 साल हो चुके हैं, तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिग्री सर्टिफिकेट नहीं लेके जाते हैं तो फिर उनके तरफ से एक आपको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा कि आपको इतने दिनों में आपको सबमिट करना है। सबसे पहली बात, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो पार्ट 1 के मार्कशीट, पार्ट 2 के मार्कशीट, पार्ट 3 के मार्कशीट, आपके पास तीनों होने चाहिए। और लास्ट जो पार्ट 3 है उसका मार्कशीट होना चाहिए। आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट हो, अगर जिनका हाल ही में हुआ उनके लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट है 10th का सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट आपको एसेंशियल है, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट आपको ले जाना जरूरी है। रीज़न, 10th का सर्टिफिकेट ही आपका क्या है, बर्थ बर्थ जो आपका हुआ है, डेट ऑफ बर्थ का एक उसको माना जाता है। चूँकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास म्यूनसिपलिटी के द्वारा या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा बना हुआ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो 10th के जो सर्टिफिकेट होते हैं उनको एज अ बर्थ प्रूफ माना जाता है। तो इसलिए आपको 10th के सर्टिफिकेट भी होने चाहिए।
तो ये तो हो गए कि आपके हाँ, अब जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, तो उनके भी जो जिन्होंने भी जो भी कोर्स किया हुआ है उसके जो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने चाहिए। या अगर आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अगर है आपके पास तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा, और बैंक भी आपको मेल करेगी कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। तो ये आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट की बात हो गई। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो ये बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगी वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको आगे भी काम देगी। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, तो आप अभी ही अप्लाई कर दो। अगर आपके पास आप हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं या आपने अभी हाल ही में बीटेक वगैरह जो भी आपने कॉलेज कंप्लीट किया है, चाहे 6 महीने या 3-4 महीने जो भी हुए हो, तो अगर आपके पास कॉलेज के द्वारा बनाया हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी जो वैलिडिटी होती है वो ओनली फॉर 3 मंथ्स होती है, ओनली फॉर 3 मंथ्स होती है। इसलिए आपको जो ये सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए आप क्या करो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाओ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने एसडीओ से बनता है, एसपी से बनता है, वो आप बना सकते हो। या आप अगर अभी कॉलेज में आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो कॉलेज की तरफ से भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, वहाँ से भी इशू अगर करंट वाला करवा लेते हो तो भी आप उसके लिए तो भी वो भी काम चल जाएगा। वैसे अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ज़रूर अप्लाई कर दो। उसके बाद वो वेरिफिकेशन होता है थाना के द्वारा, बगल में जो आपके पुलिस स्टेशन होते हैं उसके द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद वो भी बना देते हैं, कोई बहुत ईजी प्रोसेस है। 10 से 12 दिनों के अंदर में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जब आपको जो मेल आएगा जब बैंक के द्वारा, तो बहुत सारे फॉर्मेट में पीडीएफ में आपको दिया जाएगा, बहुत सारा फॉर्मेट दिया जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना रहता है, आपको गैजेटेड ऑफिसर से उसमें साइन भी करवाना पड़ता है। 2 से 3 गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, और गैजेटेड ऑफिसर आपके रिलेटिव नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए। तो आपको जो भी, जैसे आप गैजेटेड ऑफिसर में आप किसके किससे साइन करवा सकते हो, अपने हाई स्कूल के अगर प्रिंसिपल हो, गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रिंसिपल हो तो वो गैजेटेड ऑफिसर में आप उनसे सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। आप एसडीओ से इशू करवा सकते हो, वो भी गैजेटेड में आए, ठीक है। और जो भी अगर कर्मचारी जो भी आपके चीफ इंजीनियर हो गए, जो भी गेस्टेड में आते हैं, आप उन उससे मतलब साइन करवाना, आपको फॉर्मेट जो दिया जाएगा उसमें एसेंशियल होगा, आपको साइन करवाना ही पड़ेगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनाना है। अब कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँ, अगर आपने मिनिमम 6 मंथ का कोर्स किया हुआ है, और तो आपको मिनिमम 6 मंथ का कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। बहुत जगह मांगा भी जाता है, बहुत जगह मांगा ही जाता है समझ लो। तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे वो डीसीए का हो। अगर एडीसीए है, आपने जो फॉर्म फिल करने वक्त में डाला होगा, तो आप उसके सर्टिफिकेट आपको चाहिए। जनरली आप मार्केट में जब जाओगे तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपने कंप्यूटर की जो कोर्स नहीं की है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है। और हाँ, मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने भी बीसीए किया हुआ है कंप्यूटर्स, जिन्होंने भी बीसीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, जिनका भी कंप्यूटर साइंस कोर्स सब्जेक्ट रहा है डिग्री में, तो उनके लिए ये एसेंशियल नहीं है। वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर नहीं भी लेके जाए तो कोई बात नहीं। अब आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट पे। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एससी एसटी का हो, चाहे वो जनरल से आजकल जो नए ईडब्ल्यूएस आए हैं चाहे वो उनका हो। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ईडब्ल्यूएस के लिए बता दूं कि ईडब्ल्यूएस में आजकल देखा क्या जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में अगर जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी रहता है तो वो क्या करते हैं, आपसे वो आजकल कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे 10 से 12 दिन में आपको बनाना है, उसके भी आप जाओगे, मैंने कल वीडियो डाला है, वो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। और एक और कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो भी आपके जो सर्टिफिकेट होंगे ओबीसी के, एससी एसटी के, वो चाहे वो क्रीमी लेयर का हो ओबीसी का सारा जो सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, इंडिया लेवल का सेंट्रल फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। अगर वो सेंट्रल फॉर्मेट में बनता है तो फिर ठीक है, आप एसडीओ लेवल पे बना लो, सेंट्रल फॉर्मेट में बन जाएगा, आप जाओगे तो पता चल जाए। सभी के सभी सेंट्रल फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी वो सेंट्रल फॉर्मेट में ही होगा। अगर तो वो
ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो आप वही वही वैलिड होगी। तो आप सेंटर कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब बना के रख लो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है अभी, तो 1 मंथ का लगभग टाइम मिलेगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनाने हैं, चाहे वो EWS का हो, EWS का भी आप जो सेंट्रल फॉर्मेट में अगर बनाते हो। और एक और क्या है, एक मेल जब आएगा बैंक के द्वारा तो भी वो एक फॉर्मेट भेजते हैं, ठीक है। तो आप उसको भी उस फॉर्मेट में भी बनाओगे। और हाँ, एक बात कन्फ्यूज़न था कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर नोटिफिकेशन का जो डेट है 2020-21 का अगर दिया हुआ है, तो क्या जो सर्टिफिकेट है वो 20-21 के चाहिए। तो जनरली अगर आपके पास, जनरली स्टूडेंट करते क्या है, एक फॉर्म तो अगर जो अभी OBC में आ रहे हैं वो OBC में भर दे। मान लो मैं EWS में आता हूँ, तो मैं EWS से मैंने फॉर्म भर दिया, बट मेरे पास सर्टिफिकेट एट द टाइम नहीं था। बट जब मेरा सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं EWS बनाने के लिए, OBC बनाने के लिए। तो होता क्या है कि अगर आपके पास जब फॉर्म भर रहे हो तभी आप उस कैटेगरी में आ रहे हो, तो आप अगर उस टाइम का आपके पास सर्टिफिकेट है तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है, तो वो काम चल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप जब नया बना रहे हो तो जनरली कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो भी आपको इशू कर देते हैं। वो जब आप नया भी सर्टिफिकेट जाओगे तो वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी तक तो वैसा प्रॉब्लम नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपका नोटिफिकेशन से के टाइम का आपका सर्टिफिकेट उस टाइम आपके पास बना हुआ है, जैसे आप सपोज करो 2020-21 में IBPS का फॉर्म आया था, तो मेरे पास IBPS का फॉर्म 2020-21 का अगर सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड होगी। वो वैलिड ईयर 2020-21 के लिए अगर मेरे पास सर्टिफिकेट है तो मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं वैलिड हूँ। अगर मेरे पास नहीं है, जब फॉर्म भर रहा था तो अब तो 21 आ गया, 31 मार्च खत्म हो चुका है, तो अब मेरे पास पिछले साल का नहीं है। लेकिन अब जब करेंट में बना रहा हूँ तो ये जो सर्टिफिकेट बनेगा, मान लो EWS का, तो 2021-22 के लिए बनेगा, तो वो वैलिड ईयर मेरा 21-22 हो गया। तो बहुत जगह में भी बहुत सारे बैंक्स कंप्लेन कर सकते हैं इसके। तो आप क्या करो, बैंक जो भी आपको अलॉट हुए हैं तो बगल में जो लोकल हेड ऑफिस के जो नंबर हैं उससे बात कर लो, उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि जनरली देखा गया है कि अगर नया भी करंट का भी बना हुआ रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप LHO से बात भी कर सकते हो। तो ये बात हो गई कैटेगरी सर्टिफिकेट की। और एक्स सर्विसमैन, अब मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूं, उसके बाद फिर मैं और भी बहुत सारे प्रोसेस बताऊंगा कि क्या क्या मैंडेटरी है, कैसे कैसे आपका ज्वाइनिंग होगा, कैसे कैसे क्या होगा, वो सारा कुछ प्रोसेस में बताऊंगा। एक्स सर्विसमैन जो है आपके लिए क्या है, आप देखोगे जब हाँ आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट भी दिया गया है, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट द ऑनलाइन। हाँ, आपके पास क्या करना है, आपको ऑनलाइन प्रिंट आउट भी निकालना ज़रूरी है। आपको जो ऑनलाइन प्रिंट है वो भी आपके पास मतलब आप निकाल लो। अभी लिंक एक्टिवेट भी हो गया है, अगर जो भी अगर जिनके पास नहीं है, चाहे वो PDF फॉर्मेट में हो चाहे प्रिंट आउट हो, तो वो अभी लिंक पे जाकर सारा कुछ डिटेल डालकर वो निकाल सकते हैं। आपके पास वैलिड प्रिंट आउट होना चाहिए। मैं जनरली सबके बात कर रहा हूँ, मैं एक्स सर्विसमैन पे आ रहा हूँ कि आपके लिए क्या प्रोसेस है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास स्टैंडर्ड 10th के सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फ़ोटो आइडेंटिटी जैसा कि आपने एडवाइस प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, जो कि मैंडेटरी है, आधार कार्ड मैंडेटरी है। एक काम करता हूँ, पहले एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करता हूँ। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए जहां आपने लास्ट अपना जॉब किया है वहां आपने क्या रैंक होल्ड की है उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। लास्ट आपने जहां भी जॉब किया है आपने क्या रैंक होल्ड किया उसका प्रूफ होना चाहिए। डिस्चार्ज लेटर होना चाहिए, पेंशन पे लेटर होना चाहिए, ये सारे कुछ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। ठीक है, ऐसा नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। आप जाके देख लीजिए कि आपका लास्ट जहां आपने जॉब किया है तो क्या रैंक होल्ड की है, तो उसका प्रूफ होना चाहिए। डिस्चार्ज लेटर एंड पेंशन पे लेटर भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। PWD कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी जिले स्तर पर पदाधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ मेडिकल होता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ मेडिकल जो इशू करता है कि जो आपकी जो डिसेबिलिटी है वो कितने % है और किस तरह की डिसेबिलिटी है, तो वो एक तरह से सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो वो आपके पास जो है सर्टिफिकेट होने चाहिए PWD कैंडिडेट्स के लिए, वो एसेंशियल है। और बाद बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जनरली जो बात कर रहा हूँ वो तो होने ही चाहिए। अब बात कर रहा हूँ कि आपके पास जो भी जनरल सारे स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मार्कशीट होनी चाहिए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ ग्रेजुएशन का। और आपका जो है
जो आपके पास जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो 23 सितंबर 2020 से पहले का होना चाहिए। ये एक बार आप इस डेट पे मेरा थोड़ा डाउट है, क्योंकि दोबारा फिर आईबीपीएस ने वैकेंसी निकाली थी। ये नोटिफिकेशन पुराना वाला मैं आप लोग को उसका क्लिक किया हुआ हूँ। तो आप उससे एक बार आईबीपीएस पे भी जाके आप न्यू वाला जो नोटिफिकेशन वो भी डाउनलोड कर लो, वहाँ पे दिया हुआ होगा। तो रिजल्ट उससे पहले अगर आता है वहाँ पे भी डेट मेंशन किया होगा। अगर डेट यही होगा तो फिर आपके इतने से पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और ओबीसी, क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस जो भी है सारा कुछ सेंट्रल लिस्ट पे फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो ये तो हो गई कि आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट आ गई, मैंने एक्स सर्विसमैन की बात कर ली। तो अब आगे क्या, जो आगे का जो प्रोसेस है वो क्या है? तो अब आगे का प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो हाँ, मैंने एक जो जॉब करते हैं उनके बारे में बात करूं। जो जॉब करते हैं उनको एनओसी चाहिए। नन ऑफ हाँ, एनओसी चाहिए। जो आपको इशू करे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, नन ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जेक्शन ना हो, सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप वहाँ पे जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ से एनओसी चाहिए। वहाँ जब तक रिलीज़ नहीं किया जाएगा आपको, तब तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपके पास एनओसी नहीं दिए, सपोज करो मैं आज एसबीआई में जॉब कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन पीएनबी में पीओ में हो गया, तो जब तक एसबीआई मुझे एनओसी नहीं देती तब तक मैं पीएनबी ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर तो इस सिचुएशन में क्या करेगी, हम पीएनबी से मैं एक्सटेंशन ले सकता हूँ, तो मुझे एक्सटेंशन कुछ दिनों की मिल सकती है। अगर एनओसी मिल जाता है तो मैं तो ज्वाइन कर सकता हूँ। और हाँ, अब सर्टिफिकेट के बारे में बात करूँ कि आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है, आपके पास आधार होना ही चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होनी ही चाहिए, पैन कार्ड होनी ही चाहिए। आधार कार्ड मैंडेटरी है। अब आगे जो प्रोसेस है वो क्या हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रहेगा तो अच्छा है। आगे जो भी आपके अलाउंसेज मिलेंगे, सैलरी जब उठाओगे तो उसमें आपको अलाउंस बढ़ जाएंगे, 2000-3000 रुपये उसके मिलते हैं। तो आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड तो आपके पास आधार साट एकदम होना ही चाहिए। अब प्रोसेस क्या है कि जब आप मान लो कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो तो होता है क्या है वहाँ पे, मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप जब जैसे जाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट में बायोमेट्रिक लिया जाता है, आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। फिर सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट को बुलाया जाता है, फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठाया जाता है, एक हॉल टाइप का होता है, वहाँ पे बैठाया जाता है। फिर क्या किया जाता है, फिर वन बाय वन सारे स्टूडेंट के आई सेंस के लिए फ़ोटो लिया जाता है। आई सेंस के लिए फ़ोटो लिया जाएगा, वो 2 बार लिया जाएगा। फिर क्या होगा, आपके थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे? थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके अंगूठे इस पीरियड में ना कटने चाहिए, ना आपको अंगूठे को सुरक्षित रखना है। और एक मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के थंब इम्प्रेशन नहीं आते हैं। तो जब नहीं आते हैं तो क्या करें, तो आपको दिमाग में रखना है कि अगर वहाँ पे नहीं आ रहा है तो आगे जो भी आपका थंब इम्प्रेशन ले रहा है, अगर वो वैसा ना करे तो आप उनको बताओ कि थोड़ा सा सर मुझे इसमें पानी दीजिए, पानी से आप अपने अंगूठे को भिगो लो, फिर तब थोड़ा सा उसको सूखने दो। उसके बाद फिर जब, क्योंकि उसमें नमी आ जाएगी, जब फिर आप बायोमेट्रिक दोगे तो फिर आपका बायोमेट्रिक आ जाएगा। तो थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, थंब इम्प्रेशन दो लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर आप अगर अदर स्टेट के हो, अगर आपने 10th में उस स्टेट का लैंग्वेज में सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मान लीजिए महाराष्ट्र में किसी का होता तो मराठी नहीं पढ़ा, तो आपका एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। उसमें क्या क्या हो, जैसे सपोज कीजिए मेरा पीएनबी में सिलेक्शन हो गया तो मुझे कुछ लिखवाया जाएगा कि पीएनबी के बारे में कुछ लिखिए, जो भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ शॉर्ट पैराग्राफ पीएनबी के बारे में लिखना है। फिर आपसे क्या किया जाएगा, एक आदमी आएंगे, एक पर्सन आएंगे, वो आपसे लैंग्वेज में कुछ कुछ बात करेंगे, पूछताछ, जैसे आपका नाम क्या हुआ, इंट्रोडक्शन लेंगे। तो या फिर आपको आर्टिकल पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके हो जाएंगे। अगर आप इसमें मतलब नहीं कर पाते हो तो टेंशन नहीं लेना है, आईबीपीएस 6 मंथ का शायद एक्सटेंशन देता है। फिर क्या किया जाएगा, फिर एक फॉर्म दिया जाएगा आपको। उसमें आपको क्या करना है, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको टिक करना है। आपको क्या करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको टिक करना है।
उसके बाद फिर जो डीवी करेगा वो भी आपके डॉक्यूमेंट चेक करता जाएगा, और उसके पास भी एक फॉर्म होगा, वो भी उसको टिक करता जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके मेडिकल टेस्ट होंगे। उसमें क्या किया जाएगा, आपको कोई भी हॉस्पिटल अलॉट किया जाएगा, वहाँ जाकर आपके ब्लड टेस्ट देने हैं, आपको एक्सरे होगा, यूरिन टेस्ट होगा। जो हॉस्पिटल अलॉट किया जाएगा वहाँ पे आपको करवाना है, और वहाँ पे आपको फ़ी भी पे करना होगा। 700 रुपये 800 रुपये आपको पे करने होते हैं, वो भी आपको ले जाना है एक्स्ट्रा। 700 800 रुपये वहाँ पे करने होंगे। उसके बाद अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको क्या करना है, आपको किसी हॉस्पिटल को दिखाकर आपको फिर टेस्ट करवाना है, यानी कि आपको फिर एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, जो आगे मतलब फिर दिक्कत हो सकती है। आप अच्छा रहेगा फिर एक बार आप लोकल में भी आप एक बार मेडिकल टेस्ट करवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर आप वहाँ पे जब मेडिकल टेस्ट होगा, अगर आप में कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको एक्सटेंशन देकर फिर आपको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। फिर बोला जाएगा कि आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर से दिखवाइए, फिर अपना मेडिकल टेस्ट मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लेके आइए, फिर आपको फिर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये इससे बचना है तो आप पहले से ही मेडिकल टेस्ट एक बार करवा लें, ठीक है। फिर डीवी के 7 दिन के बाद आपको जो भी अलॉटेड बैंक होते हैं वो लोकल हेड ऑफिस में आपको बुलाया जाएगा। जो भी लोकल हेड ऑफिस में बुलाकर आपको क्या किया जाएगा, आपको या तो ज्वाइन करवाया जाएगा या तो ट्रेनिंग में कुछ 15 या 20 दिन के ट्रेनिंग होते हैं बहुत सारे बैंक में, वहाँ भेज दिया जाएगा। और उसके बाद फिर आपके बैंक अलॉट हो जाए, ट्रेनिंग अगर आपका हो जाता है उसके बाद आपको ब्रांच अलॉट किया जाएगा। जब आपका ब्रांच अलॉट हो जाता है तो फिर आप एलिजिबल हो, आप ट्रेनिंग के साथ ही उसके बाद 1 मंथ जब आप ब्रांच में जॉब कर लोगे तो तो ट्रेनिंग पीरियड का और 1 मंथ का आपको सैलरी एक साथ जोड़कर मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। तो आप लोग के सारे डॉट्स जितने भी होने थे, मैं सारे के सारे डाउट ले चुका हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे इस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो कृपया करके आप कमेंट में डालिए, कमेंट में आप लिखिए, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।